तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड्स। ठीक है, अब देखो क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। यहां पे मैंने एक चार्ज पार्टिकल रख दिया क्यू, और ये स्टेशनरी है। तो हम पाते हैं कि ये भाग ही नहीं रहा है, रुका हुआ है। तो हमें लगता है कि हाँ बढ़िया है, नहीं भागेगा। क्यों नहीं भागेगा? भाई मैग्नेटिक फील्ड बी के बराबर है, मैग्नेटिक फील्ड बी के बराबर है, और जहां पे चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? क्यू भी क्रॉस बी होता है। तो जब चार्ज पार्टिकल के पास वेलोसिटी ही नहीं है, वेलोसिटी ही नहीं है, इसका मतलब इसको भागना नहीं चाहिए, तो नहीं भाग रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स जीरो है, बिकॉज ऑफ वेलोसिटी इज जीरो। फिर हमने क्या किया कि किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज करके इस मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना शुरू किया। चेंज करना तो टाइम का फंक्शन दे दिया, स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड टाइम का फंक्शन बन गया। तो हमने ये पाया कि जैसे ही स्पेस से मैग्नेटिक फील्ड टाइम का फंक्शन बना, ये चार्ज पार्टिकल भागना शुरू कर दिया। रुका हुआ था फिर भाग गया। फिर मेरे दिमाग ने कहा कि यार ये क्या हो रहा है, आखिर मैग्नेटिक फील्ड जब टाइम का फंक्शन नहीं है, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड बराबर है, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड बराबर है, हर बराबर की नहीं मतलब है, जहां भी मैग्नेटिक फील्ड है वहां मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ कांस्टेंट है। इंपॉर्टेंट वर्ड है कि मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन दिस चार्ज पार्टिकल विल नॉट मूव मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड तुमने टाइम का फंक्शन दिया, मतलब यहां मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होने शुरू हो गए, तो चार्ज पार्टिकल का भागना शुरू हो गया। तो फिर ऐसा क्या हुआ, जो कि पहले रेस्ट में था भाग गया? तो मैंने कहा दो ही फोर्स होता है, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स, और दूसरा क्या होता है? मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स तो नहीं लग सकता, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू वी क्रॉस बी, वेलोसिटी जीरो तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो। तो इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है चाहे ना हो, जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स तुम श्योर की जीरो है, क्योंकि वेलोसिटी जीरो है। तो फिर कौन सा फोर्स हो सकता है? इलेक्ट्रिक फोर्स हो सकता है। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है? क्यू इंटू ई होता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड टाइप का फंक्शन है, तो स्पेस में हर जगह यह एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है, और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बोलते हैं इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कुछ चीजें हैं जो मैं अलग से नोट करूंगा। देखो, इसमें लिख रहा हूं, पहला पार्ट है, इफ मैग्नेटिक फील्ड बी इज कांस्टेंट if magnetic field is function of time, function of time, time important word है, function of time, then it produce it produces induced electric fields. It produces induced electric fields in entire space within and outside the region of magnetic field B. मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम का फंक्शन है, तो स्पेस के हर पॉइंट पे, चाहे वो पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हो या बाहर, हर पॉइंट पे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है। सेकेंड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, दिस induced electric fields this induced electric fields is non-conservative in nature.
नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। ये नॉन कंजर्वेटिव होता है, कंजर्वेटिव नहीं होता। जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक अंडरलाइन स्टैटिक, रुके हुए चार्ज से प्रोड्यूस होना इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव होता है। बट ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है वो नॉन कंजर्वेटिव नेचर का होता है। इसका मतलब इसमें कंप्लीट सर्कल में नेट वर्डन जीरो नहीं आता है, तब ऐसा होता है। एग्जाम्पल तो दिखा दूंगा तुम्हें। थर्ड, डायरेक्शन ऑफ induced electric fields electric field induced electric fields of circular magnetic fields मैग्नेटिक फील्ड्स ब्रैकेट में जो कि सोलेनॉइड से प्रोड्यूस हो, सोलेनॉइड is circular in nature, circular in nature and decided by Lenz law। देखिए, तो मैं अभी आपको बता रहा था कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, और ये सोलेनॉइड से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, ये सोलेनॉइड से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। तो सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड देखिए सिलिंड्रिकल रीजन में, सिलिंड्रिकल रीजन में ऐसे होता है, ऐसी फील्ड लाइंस होती हैं, तो उसी को मैं सर्कल बोल रहा हूँ, ऐसे सर्कल के अंदर फील्ड लाइंस है, बट है सिलिंड्रिकल। तो एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि मैं अभी बता चुका हूँ, उसको तो आप ध्यान रखेंगे, वो तो सही है ही है और वही जेईई के सिलेबस में है। लेकिन अगर मोर डेप्थ में जाएंगे तो आप ये कहेंगे कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन बेसिकली उस डायरेक्शन के पैरेलल या एंटी पैरेलल होता है जिस डायरेक्शन में वो करंट फ्लो कर रहा होता है, जो करंट ने इस मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस किया है। सबसे बेस्ट मतलब थ्योरी है, बेस्ट थ्योरी है, बेस्ट क्या मोस्ट जनरल थ्योरी है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल और एंटी पैरेलल टू दैट डायरेक्शन in which current is flowing which is responsible to produce this magnetic field। जैसे ये जो सिलिंड्रिकल मैग्नेटिक फील्ड है जो कि सर्कुलर रीजन में है, इस सर्कुलर रीजन में है, इसको किसने प्रोड्यूस किया? सिलेंडर ने प्रोड्यूस, सोलेनॉइड ने प्रोड्यूस किया। तो सोलेनॉइड में करंट कैसे फ्लो करता है? सोलेनॉइड में करंट ऐसे फ्लो करता है, ऐसे, दिस वन द सोलेनॉइड, ऐसे 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 होता है करंट, ऐसे। जब करंट ऐसे होता है, जब करंट ऐसे होगा तो दाहिने हाथ के फिंगर को फंसाओ, थंब बताएगा डायरेक्शन, तो ये है फील्ड का डायरेक्शन। तो यही इसको मैं दिखा रहा हूँ, अंदर को जाता हुआ ऐसे। तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्पेस डेवलप होगा, चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो, वो ये जो करंट है ना, जिस करंट ने इस फील्ड को डेवलप किया है उसी करंट के पैरेलल होगा। इसका मतलब कि अगर इस सर्कुलर है, अगर इस सर्कुलर है मतलब इस मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने वाला जो सोलेनॉइड है उसमें करंट सर्कुलर नेचर का होगा, इस तरीके से सर्कुलर नेचर का होगा, ऐसे करंट सर्कुलर होगा, करंट जो होगा वो क्या होगा, ऐसे सर्कुलर होगा, ऐसे सर्कुलर होगा। तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड भी सर्कुलर होगा, आइदर ऐसा हो या ऐसा, ठीक है। एक तो ये कॉन्सेप्ट बता दिया। दूसरा क्या है कि मान लो एक स्ट्रेट वायर होता, करंट आई का फ्लो कर रहा होता और ये करंट टाइम का फंक्शन होता, तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता वो भी तो टाइम का फंक्शन बन जाता, इस पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड टाइम का फंक्शन बन जाता। तो कि पूछे कि बताओ यहाँ पे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर होगा, तो इस करंट के पैरेलल होगा, आइदर ऊपर हो जाए या नीचे हो जाए, लेकिन होगा इसके पैरेलल। क्यों? क्योंकि यहाँ के मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस इस करंट ने किया है। अब बेसिक थ्योरी ये है कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन उधर होता है जिस डायरेक्शन में कर रही हो जो करंट ने उस मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप किया है, उस मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप किया है। बट अपने सिलेबस में नहीं है, ग्रिफिथ वगैरह किताब उठाओगे ना तो उसमें मिलेगा।
बट हमारे सिलेबस में सिर्फ सिलिंड्रिकल रीजन है, ये सिलिंड्रिकल रीजन, तो हम बार बार क्या कहेंगे कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड सर्कुलर नेचर का होगा। ओके, चलिए अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए ये सर्कुलर रीजन है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये सर्कुलर रीजन है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड भी टाइम का फंक्शन है। तो मुझसे पूछ रहा है कि बताइए मैग्नेटिक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। तो यहां से मैं आर दूरी पे गया। अच्छा कि मैंने कहा था कि सिलेबस में क्या है, सिलिंड्रिकल रीजन का मैग्नेटिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, सिलिंड्रिकल रीजन का होगा। तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड भी सिलिंड्रिकल रीजन का होगा, सिलिंडर कर रहा हूं सर्कुलर रीजन का होगा, ठीक है। तो लास्ट रिपीट कर रहा हूं, ये मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड ने प्रोड्यूस किया है, हर पॉइंट पे टेंजेंट, टेंजेंट की सर्कुलर रीजन का है, हर पॉइंट पे टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट, हर पॉइंट पे टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट, हर पॉइंट पे टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट, हर पॉइंट पे टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट। अब डायरेक्शन से होना टेंजेंट टेंजेंट, अब डायरेक्शन से होना पड़ेगा कि इसका डायरेक्शन क्या होगा। अब हम लोग लेंस लास्ट निकालेंगे, इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो हम लोग लेंस लास्ट निकालेंगे। अच्छा ये जो रीजन मैंने लेंस लास्ट निकालेंगे। अच्छा ये जो रीजन मैंने सिलेक्ट किया है, ये जो मैं अच्छा ये जो रीजन मैंने सिलेक्ट किया है, ये जो मैं रीजन सिलेक्ट किया है, इसमें किया है, ये जो मैं फंक्शन सिलेक्ट किया है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड टाइम का फंक्शन है। सपोज करिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर को इंक्रीज कर रहा है, क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं ना, क्रॉस से, तो अंदर को मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है। तो अगर अंदर को मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है तो उस इंक्रीज को कम करने के लिए घटाना पड़ेगा इंक्रीज को, तो थंब को बाहर रखना पड़ेगा। थंब बाहर इसलिए कर रहा हूं ताकि मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड से जो मैग्नेटिक फील्ड आए वो मेरे तरफ आए, ताकि नेट इंक्रीज को अपोज कर सके, अपोज कर सके। तो अंदर को फील्ड बढ़ रहा है, अंदर को अगर फील्ड बढ़ रहा है तो थंब को बाहर कर दोगे, अगर घट रहा होता तो थंब को अंदर करते। तो अंदर को फील्ड बढ़ रहा है तो थंब को अपनी तरफ किया, अपनी तरफ किया, देखो अपनी तरफ कर रहा हूं, तो फिंगर बताएगा इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, फिंगर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे टेंजेंशियल ऐसे आएगा ई के बराबर। और बाई सिमेट्री तुम कह सकते हो कि अगर यहां पे भी जाओगे तुम तो इसकी दूरी बराबर है, हर चीज सिमेट्रिकल है, हर चीज सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड यहां भी क्या होगा, टेंजेंट होगा, मतलब यहां भी आप टेंजेंट दिखाओगे ऐसे, यहां पे भी क्या दिखाओगे, टेंजेंट दिखाओगे, यहां पे भी क्या दिखाओगे, टेंजेंट दिखाओगे। तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे क्या होगा, टेंजेंट होगा। और इस केस में कैसा होगा, किस सेंस में होगा, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होगा, ठीक है। और देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड सर्कुलर नेचर का दिख रहा है, सर्कुलर नेचर का दिख रहा है, सर्कुलर नेचर का दिख रहा है। तो अगर मैं एक चार्ज पार्टिकल को यहां से उठाऊं ऐसे लेके जाऊं तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या वो करेगा, पॉजिटिव वर्क करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है तुम उधर भगा रहे हो तो पॉजिटिव ऑर्डर आएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव ऑर्डर आएगा। तो इधर भी पॉजिटिव ऑर्डर आएगा, यहाँ भी पॉजिटिव ऑर्डर, यहाँ भी पॉजिटिव ऑर्डर, यहाँ भी पॉजिटिव ऑर्डर, इधर भी पॉजिटिव, 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 इधर भी पॉजिटिव। तो ये कंप्लीट लूप में हर जगह क्या पॉजिटिव ऑर्डर, हर जगह पॉजिटिव ऑर्डर, पॉजिटिव ऑर्डर। तो नेट ऑर्डर क्या आ गया, नेट पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। तो एक कंप्लीट साइकिल में नेट वर्डन पॉजिटिव आ रहा है, दिस मीन्स यह फोर्स कंजर्वेटिव तो नहीं होगा। अगर कंजर्वेटिव होता तो नेट वर्डन क्या आता, जीरो। इसीलिए मैंने कहा था प्रीवियस पेज में, देखिए प्रीवियस पेज में लिखा था ना इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर होता है, तो दिस इज द नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम लोग फैराडे लॉ की हेल्प लेते हैं। रिपीट कर रहा हूँ, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग फैराडे लॉ का हेल्प लेते हैं। तो हम लोग फ्लक्स निकालेंगे, फ्लक्स इस बड़े से रीजन से, मतलब मैं सॉल्व कर रहा हूँ केस आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर को डील कर रहा हूँ, आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर को डील कर रहा हूँ। तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी आएगी। अच्छा इसमें भी एक स्पेशल केस में डील करने जा रहा हूँ। स्पेशल केस है कि मैग्नेटिक फील्ड टाइम का फंक्शन तो है बट हर पोजीशन पे कांस्टेंट है, मतलब सेम है। मतलब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अगर 2 टेस्ला है तो यहाँ भी 2 टेस्ला, यहाँ भी 2 टेस्ला, यहाँ भी 2 टेस्ला, यहाँ भी 2 टेस्ला। और टाइम के साथ जब इंक्रीज किया तो जब यहाँ पे 3 हुआ तो हर जगह 3 3 3 3 हुआ। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड पोजीशन के साथ कांस्टेंट है,
पोजीशन के साथ हर जगह सेम है बट टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तब इस केस को डील कर रहा है। तो केस 1 स्पेशल केस है, ये है कि मैग्नेटिक फील्ड B इज सेम इज इक्वल एट एवरीवेयर। Magnetic field are equal at each point with respect to position। हम इस केस को डील कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो, तो हम लोग फैराडे लॉ एक और अलग से वर्ड यूज कर सकते हैं, लिख सकते हैं इसको। ये आप लिखेंगे कि टू फाइंड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड टेक द हेल्प ऑफ फर्स्ट लेंज लॉ, सेकेंड फैराडे लॉ। इन दोनों के हेल्प से आता है। लेंज लॉ से डायरेक्शन निकाल लेंगे और फैराडे लॉ से मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो ये जो स्मॉल आर रेडियस का मैंने लूप सिलेक्ट किया है, इस लूप से नेट फ्लक्स कितना होगा? इस लूप से जो नेट फ्लक्स आएगा दिस इज मैग्नेटिक फील्ड बी इनटू एरिया। एरिया तो बस आर स्क्वायर तक ही जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो बस इसी रीजन में है। अगर मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इस रीजन में है तो फ्लक्स क्या होगा? बी इंटू पाई आर स्क्वायर। इस रीजन में तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो फिर उधर हम फ्लक्स क्या दिखाएंगे? बिल्कुल नहीं दिखाएंगे। फ्लक्स आ गया बी इंटू पाई आर स्क्वायर। अब ईएमएफ कितना होता है? इसका डिफरेंशिएशन होता है डी फाई बाई डी टी। तो पाई आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, अब बी का डिफरेंस क्या आएगा? डीवी बाई डी टी, मैग्नेटिक फील्ड का डिफरेंशिएशन बन गया। ओके, अच्छा ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ को अगर ये नॉन कंजर्वेटिव है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ईएमएफ क्या होगा? ईएमएफ होता है कि यूनिट चार्ज पे एक चक्कर लगाने में कितना वर्क करना पड़ा, वो इस पूरे सर्किट का ईएमएफ फैलाएगा। पूछा जाए कि ये जो स्मॉल रेडियस का जो लूप है ना, इस लूप में नेट कितना ईएमएफ है, तो ईएमएफ किससे आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ने यूनिट चार्ज पे कितना वर्क किया है, दिस इज ईएमएफ। वर्डन ईएमएफ होता है, ठीक है। या यूं कहो तो बच्चों को समझाने के लिए पता क्या किया जाता है? इस ईएमएफ को वोल्टेज जैसा मान लिया जाता है। वोल्टेज ऐसा है तो वोल्टेज कैसे आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ये पूरी दूरी वही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 2 पाई स्मॉल आर कर देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 2 पाई आर विद द पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम दिस टू दिस। हालांकि ये सब वर्ड ऐसे बोलना सही नहीं है, आपको बोलना चाहिए था वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज इज ईएमएफ ऑफ दिस कंप्लीट साइकिल। तो वर्क डन कैसा आएगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से। तो फोर्स क्या है? Q इंटू ई, Q1 है तो 1 इंटू ई, तो E1 क्या? और कितने का वर्ड डिस्प्ले वो आएगा? वर्डन की लेंथ 2 पाई आर आएगा, क्योंकि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल है। हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्प्लेसमेंट पैरेलल है, तो नेट वर्डन क्या आएगा? E इंटू 2 पाई आर लिख लें इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू डीवी बाई डी टी। अब देखिए यहां से E की वैल्यू आएगी, पाई से पाई कट गया, देगा आर स्क्वायर अपॉन 2 स्मॉल आर डी बाई डी टी। ओके, तो इसमें भी हम लोग सॉल्व किए किस केस को? इसके अंदर जो पहला केस था ये है जब r की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू r है तब को सॉल्व किया। अब हम लोग बात करेंगे r इज लेस देन r पे। r इज लेस देन इक्वल टू r पे इक्वालिटी दोनों जगह लगाओगे कोई दिक्कत नहीं, इस केस में सेम आता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। तो अब की बार मैंने क्या किया, ये जो लूप सेलेक्ट किया जो बाहर लिया था, अब की बार लूप को मैंने अंदर ले लिया, ठीक है। और जो स्मॉल आर था वो इसको मान लिया स्मॉल आर। तो इस रीजन से जो फ्लक्स लिंक होगा अब उसको निकालना पड़ेगा इस केस के लिए, क्योंकि फैराडे से जो सॉल्व होगा तो फ्लक्स क्या आएगा? फ्लक्स आएगा मैग्नेटिक फील्ड बी इनटू छोटा वाला रीजन का एरिया, दिस वन इज पाई स्मॉल आर स्क्वायर। जो छोटा रीजन है उसका रेडियस स्मॉल आर है, तो उससे कितना फ्लक्स लिंक करेगा? बी इंटू पाई आर स्क्वायर। इससे ईएमएफ कितना आएगा? पाई आर स्क्वायर इंटू डीवी बाई डी टी। और ईएमएफ कितना होता है? ईएमएफ होता है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 2 पाई स्मॉल आर। ये तो लिखेंगे, इसी पे तो घूमना है आपको,
इसी सर्कुलर रीजन पे तो घूम रहा है, रेडियस स्मॉल आर का है, तो 2 पाई स्मॉल आर बराबर EMF। तो यहाँ से E की वैल्यू R से तो एक R कट जाएगा, E की वैल्यू क्या आएगी, दिस वन इज पाई से पाई कटेगा, R/2 dV/dt ओके दिस वन इज। तो अब मैंने क्या किया, इतने पॉइंट्स को, अब ये अंदर वाले पॉइंट पे फील्ड का फॉर्मूला है, देखिए अंदर वाले पॉइंट पे और ये बाहर वाले पॉइंट पे है, तो इसको मैं यहाँ पे समराइज कर दे रहा हूँ, ठीक है, उसका आप ध्यान रखिएगा। ओके देखिए, तो मैंने यहाँ पे समराइज कर दिया कि अगर R की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू R है तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैपिटल R² अपॉन 2 स्मॉल r dV/dt होगा, जो ये बता रहा है कि अगर स्मॉल r बढ़ता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घटेगी। मतलब आउट रीजन में रहोगे तो जितना दूर जाओगे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और यहाँ ये बता रहा है कि अगर तुम अंदर के रीजन में रहोगे, इस सिलेंडर रीजन में कैपिटल R के अगर अंदर आते हो तो सेंटर से दूर जाने पर फील्ड क्या होगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि स्मॉल r प्रोपोर्शनल टू आ गया नहीं के, तो मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया। तो अंदर लीनियर फंक्शन है और बाहर 1/r का फंक्शन है, तो बाहर घटेगा और अंदर इंक्रीज करेगा। तो ग्राफ है और ये ग्राफ बता रहा है कि सबसे ज्यादा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होगा, सरफेस पे होगा। और ये फार्मूले जो हैं, ठीक है, आपको याद करने, ग्राफ भी आपको याद करना पड़ेगा, बट ये अंडर किस केस में है, जब मैग्नेटिक फील्ड पोजीशन के साथ कांस्टेंट हो, हर जगह पे सेम हो, पोजीशन के साथ, टाइम के साथ वो चेंज हो रहा हो, ठीक है। ओके, अब इससे बेस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या रहा है कि ये एक रीजन है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल R रीजन में है और फंक्शन है B0/t²। टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है। इसके सेंटर से R0 दूरी पे एक पॉइंट P है जिसपे चार्ज Q और मास M रखा गया। तो इस सिलिंडर रीजन से में सेंटर से R0 दूरी पे एक पॉइंट P है, वहां पे चार्ज Q एंड मास M रखा गया है। पूछ रहा है कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड टाइम का फंक्शन है तो इस पॉइंट P पे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताइए। और सेकेंड क्वेश्चन है एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल Q बताइए, ठीक है। देख सकते हैं इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एट पॉइंट P एंड एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज Q। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या R0 जो दूरी है वो कैपिटल R से ज्यादा है, हाँ ज्यादा है। तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, बाहर वाले पे लिख लेंगे, R² स्मॉल r इंटू dV/dt। ये फॉर्मूला मैं क्यों लिख रहा हूँ, एक तो पॉइंट बाहर वाला पॉइंट है एंड दूसरा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो B0t² है, और ये जो चीज है वो क्या है, टाइम के साथ वैरी कर रहा है, बट पोजीशन के साथ हर पॉइंट पे सेम है, इसीलिए लगा रहा हूँ, ठीक है। अब dV/dt फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे तो R²/2r बनेगा, और dV/dt मैग्नेटिक फील्ड का फंक्शन क्या था, B0t² है, B0t² है, तो डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, t के रिस्पेक्ट में 2B0 × t। यहाँ से 2 से 2 कटेगा और ये वैल्यू आएगी R² B0t डिवाइड बाय स्मॉल r, बन गया। तो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्सेलरेशन बताइए। एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो फोर्स क्या होगा, Q × E, तो फोर्स Q × E बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। बस E की वैल्यू उठा के, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, उठा के यहाँ प्लेस कर देना, ये जो वैल्यू है आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी, ओके। और कुछ क्वेश्चन करते हैं। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। वही है, बड़ा सा रीजन है कैपिटल R रेडियस का, उसमें मैग्नेटिक फील्ड टाइम का फंक्शन है। मैंने क्या किया, इसमें मैंने एक नॉन कंडक्टिंग रिंग रख दी जिसका सेंटर, अब बड़े वाले मैग्नेटिक फील्ड का सेंटर कोइंसाइड कर रहा है। एक नॉन कंडक्टिंग रिंग है जिसका रेडियस स्मॉल r है, मास m है, टोटल इसके ऊपर चार्ज कैपिटल Q है। क्या क्या, नॉन कंडक्टिंग रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r हैज द यूनिफॉर्म चार्ज कैपिटल Q। तो एक कैपिटल R के मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में स्मॉलर रेडियस का एक नॉन कंडक्टिंग रिंग रख दिया जिसका रेडियस स्मॉल r और चार्ज कैपिटल Q है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अपने हाथ को हटा दिया ग्रेविटी फ्री स्पेस में। तो क्वेश्चन पूछता है कि जब ये मैग्नेटिक फील्ड टाइम का फंक्शन होगा तो बेसिकली पता क्या होगा, हर पॉइंट पे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, उसके बेसिक
फोर्स लगेगा। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एंगुलर एक्सेलरेशन बताइए इस रिंग का कितना होगा, और उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी बताइए कि टाइम का फंक्शन क्या है। क्वेश्चन इज दिस वन, अल्फा फाइंड आउट करना है और ओमेगा फाइंड आउट करना है। ठीक है, ओके, सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए मुझे फिर वही काम करना पड़ेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ टाइम का फंक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड ओनली टाइम का फंक्शन है। तो इसके हर पॉइंट पे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, सर्कुलर रीजन का होगा, और बढ़ रहा है तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऐसे आएगा, इस तरीके से। तो इस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी, और आर कैपिटल से कम है, मतलब आएगा, ये फॉर्मूला होता है आर बाई टू डी बाई डी टी। अब इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम लोग आगे। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आर बाई टू, और फंक्शन को कर दो डिफरेंशिएट, तो कितना आएगा, टू बी नॉट इंटू टी। तो वैल्यू इज आर बी नॉट इंटू टी, दिस वन इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। अल्फा कैसे निकलेगा, टॉर्क निकालना पड़ेगा। टॉर्क कैसे आएगा, चूंकि हर पॉइंट पे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंशियल है, हर पॉइंट पे टेंजेंशियल है, हर पॉइंट पे टेंजेंशियल है, हर पॉइंट पे टेंजेंशियल इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हर जगह के चार्ज को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई कर दोगे, मल्टीप्लाई, तो फोर्स आएगा, और सेंटर से दूरी होगी उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो टॉर्क आ जाएगा। तो फोर्स क्या आना चाहिए, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है, वेक्टर से नहीं है, मैग्नीट्यूड है, वो बनेगा कैपिटल क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज आर बी नॉट इंटू टी। ये बन गया क्या, फोर्स बन गया। ये फोर्स क्या होगा कि इस टेंजेंट दिखाना था ना, टेंजेंट टेंजेंट, ये सारे फोर्स का मैग्नीट्यूड को जोड़ दिया आ गया इतना। तो टॉर्क क्या होगा, टॉर्क होता है दिस फोर्स इंटू परपेंडिकुलर दूरी, दिस फोर्स इंटू परपेंडिकुलर दूरी। तो अब टॉर्क क्या लिखेंगे, आर इंटू एफ, तो रखो यहाँ पे, तो बनेगा आर स्क्वायर क्यू बी नॉट टी, ये मिल जाएगा। अब देखना, तो ये बताओ अगर इस सर्कल और इस सेंटर को अनसाइड कर रहा है, तो ये बताओ अगर इस सर्कल और इस सेंटर को अनसाइड कर रहा है, तो ये एंगल क्या 90 होगा, ये भी एंगल 90 होगा, हाँ ये भी एंगल 90 होगा, हाँ ये भी एंगल 90 होगा, हाँ 90 होगा, हाँ ये भी एंगल 90 होगा, हाँ। इसका मतलब जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एओ का, इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एओ को, सुनते रहो ध्यान से, सुनते रहो ध्यान से, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो एओ, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो एओ लाइन है ना, ये जो लाइन है एओ लाइन, इस एओ जो परपेंडिकुलर है ना, ये जो लाइन है एओ लाइन, इस एओ लाइन पे परपेंडिकुलर है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है। तो तुम मुझे बताओ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस रास्ते पे परपेंडिकुलर हो, ऐसे परपेंडिकुलर हो, इस रास्ते पे परपेंडिकुलर हो, ऐसे परपेंडिकुलर हो, तो तुम इधर जाओगे तो वर्क करना पड़ेगा, नहीं। तुम इधर जाओगे क्या वर्क करना पड़ेगा, नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जा रहे हो तो वर्क कैसे करोगे, नहीं करोगे। वर्क नहीं करोगे तो क्या कैसे करोगे, डेवलप होगा। वर्क नहीं करोगे तो क्या ईएमएफ डेवलप होगा, नहीं। ईएमएफ होता ही है वर्क डन, नहीं। ईएमएफ होता ही है वर्क डन on that path, to brought a unit positive charge from one place to other place, charge। तो इस from one place to other place, तो इस रास्ते में ईएमएफ कितना डेवलप टू अदर प्लेस जानना है, तो इस रास्ते में ईएमएफ कितना डेवलप हो रहा है ये जानना है, तुम्हें इसमें वर्डन देखना पड़ेगा, ये जानना है तुम्हें, इसमें वर्डन देखना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस रास्ते पे कितना वर्क किया, इस पे जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्योंकि इंड्यूस वर्क किया इस पे जीरो, क्यों, क्योंकि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, और तुम इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, और तुम जा रहे हो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। इसका मतलब एओ में ईएमएफ डेवलप नहीं होगा। जो सिमिलरली ओबी में भी ईएमएफ डेवलप नहीं होगा, ओबी में भी डेवलप होगा, नहीं होगा, ओबी में भी नहीं डेवलप होगा। इसका मतलब एबी में जो ईएमएफ है बेसिक, इसका मतलब पूरे बी में जो ईएमएफ है बेसिकली वही इस पूरे ट्रायंगल के ईएमएफ है, वही इस पूरे ट्रायंगल के ईएमएफ है। तो आप आंसर क्या बताएंगे, आंसर हो जाएगा ईएमएफ ऑफ एबी इज आंसर ये हो जाएगा ईएमएफ दिस वन, ठीक है, ओके। ये तो मैंने कर लिया, हाँ। अब अगला कह रहा मैंने कर लिया हायर पोटेंशियल। अब अगला कह रहा विच है द हायर पोटेंशियल, अब इसको समझना बाकी है, हायर पोटेंशियल, अब इसको समझना बाकी है, विच है द हायर पोटेंशियल। ओके, इस क्वेश्चन में है कि विच है द पॉइंट, ओके इस क्वेश्चन में कह रहा है कि विच है द हायर पोटेंशियल, पॉइंट ए की बी, जबकि कंडक्टिंग पॉइंट ए की बी, जबकि कंडक्टिंग प्लेट है, फील्ड से लिंक होता है।
लेकिन वो भी कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड? कंजर्वेटिव। लेकिन वो भी कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड? कंजर्वेटिव इज ओनली, अंडरलाइन है, पोटेंशियल इज ओनली डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये हम लोग जब इसे चिल्ला रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या है? नॉन कंजर्वेटिव है। तो हम नॉन कंजर्वेटिव से नहीं समझ पाएंगे, तो हम नॉन कंजर्वेटिव से नहीं समझ पाएंगे कि पोटेंशियल कौन सा हायर होगा, क्योंकि उसका रीजन ही नहीं है। घटता है वो भी कौन सा? कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने। ये किया है ना, एक मेटल प्लेट, एक मेटल प्लेट, और मैं प्लेट, प्लेट, और मैं यहाँ पे चाहता हूँ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, पे चाहता हूँ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। तुम सर्कल डायरेक्शन कैसे होगा? तो इसके लिए जब तुम सर्कल बनाओगे ना, ऐसे एक बड़ा सा सर्कल बना के देखो, ऐसे एक बड़ा सा सर्कल बना के देखो, सर्कल बना दिया, बना दिया, ठीक है, बना दिया, ठीक है। देखो ये पॉइंट है और बढ़ रहा है, ये पॉइंट है, और अंदर को फील्ड बढ़, अंदर को फील्ड बढ़ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू लेंस ला, थंब बाहर करोगे अपने तरफ तो फिंगर बताएगा इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फिंगर बताएगा इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। ये डायरेक्शन इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, कंजर्वेटिव इंड्यूस डायरेक्शन, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, कंजर्वेटिव नहीं, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। तो इंड्यूस डायरेक्शन, तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऐसे बनेगा, ऐसे फिंगर से था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऐसे बनेगा, ऐसे फिंगर से था ना, ऐसे था। तो इस वाले पॉइंट पे ऐसे बनेगा, इस वाले पॉइंट पे ऐसे बनेगा, इस वाले पॉइंट पे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगा। इसका मतलब जो ए बी वायर है ना, ए बी वायर पे, इस ए और बी पे वायर है ना, ए बी वायर पे, इस ए और बी पे ध्यान से सुनते रहना, इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इस वाले पॉइंट पे ऐसे है। तो इसका भी तो एक कंपोनेंट इधर आएगा, कंपोनेंट, और इसका भी एक कंपोनेंट इधर आएगा, कंपोनेंट, और इसका भी एक कंपोनेंट इधर आएगा। मतलब इस ए बी वायर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का, मतलब इस ए बी डायरेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इस डायरेक्शन में एक कंपोनेंट आएगा, ऐसे कंपोनेंट आएगा, इस डायरेक्शन ये कंपोनेंट आएगा, ऐसे कंपोनेंट आएगा। बट ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? जो इसमें पॉजिटिव क्या करेगा होंगे, जो इसमें पॉजिटिव चार्ज होंगे उसको इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन शिफ्ट कर देगा, उस नेगेटिव चार्ज को फील्ड डायरेक्शन शिफ्ट कर देगा, और नेगेटिव चार्ज को उल्टा शिफ्ट कर देगा। इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन को उल्टा शिफ्ट कर देगा, इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन को उल्टा शिफ्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन तो फील्ड फोर्स लगाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगाता है, तो उल्टा शिफ्ट कर देगा। जब इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो इधर पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट कर देगा, जब इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो इधर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। मतलब इस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पॉजिटिव चार्ज इधर शिफ्ट होने की वजह से इस पॉजिटिव चार्ज इधर शिफ्ट होंगे, पॉजिटिव चार्ज इधर शिफ्ट होंगे, तो इधर का पॉजिटिव चार्ज इधर शिफ्ट होंगे, तो इधर का पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, और इधर आ जाएगा क्या? और इधर आ जाएगा क्या? निगेटिव चार्ज। अब कोई पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर आएगा? अब ये तो पॉजिटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव हो गया, तो कोई पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉजिटिव इधर नेगेटिव हो गया, तो कोई पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा? अब ये कंजर्वेटिव फील्ड आएगा भाई, नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, भाई नॉन कंजर्वेटिव डायरेक्शन में, नॉन कंजर्वेटिव इस डायरेक्शन में, और नॉन कंजर्वेटिव ने इधर पॉजिटिव डेवलप कर दिया, इधर नेगेटिव डेवलप कर दिया, इस पॉजिटिव चार्ज इधर नेगेटिव। ओके 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 ओके
Okay. 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 Okay.